गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो बात करेंगे वो लेवलिंग का नेक्स्ट पार्ट डील करने वाले हैं, यानी कि ये आपका लेवलिंग का पार्ट 4 होगा। तो दिस इज़ द लेक्चर नंबर, दिस इज़ 33। इसके पिछला वाला लेक्चर जो था वो 32 नंबर का था। दिस इज़ लेक्चर नंबर 33 पार्ट 4 लेवलिंग। चैप्टर हमारा क्या है? लेवलिंग है। तो इसके बारे में आज हमको डिस्कशन करना है। कुछ और नए पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। चलो, आज जो हम बात करेंगे वो डंफी लेवल और टिल्टिंग लेवल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। देखिए, डंफी लेवल अगर आप समझ गए तो फिर थियोडोलाइट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा वही कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी लगता है। ठीक है, चल आगे बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलो हेडिंग बनाओ, डंफी लेवल डंफी लेवल एंड टिल्टिंग लेवल। टिल्टिंग लेवल, ठीक। चल, तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो पहले डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम से ही क्लैरिटी आपकी आ पाएगी। बिना डायग्राम के कुछ भी समझ नहीं पाओगे। दोनों के डायग्राम अलग अलग हैं और क्या फ़र्क होता है उसको डायग्राम से ही समझ लेते हैं। ठीक है, चल सबसे पहले आपका देखो यहाँ पे क्या है, एक साइड में बना रहा हूँ डंफी लेवल और एक साइड में बनाऊँगा। इस साइड में हम डंफी लेवल बना रहे हैं, दिस इज़ डंफी लेवल, और दूसरे साइड में जो बना रहे हैं दिस इज़ टिल्टिंग लेवल। किसको बना रहे हैं? टिल्टिंग लेवल को बना रहे हैं। ठीक, चल आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर जानकारी देखें तो डंफी लेवल और टिल्टी लेवल में क्या डायग्राम में डिफरेंस था उसको देखते हैं। सपोज दैट आपके पास में, सपोज दैट ट्राइपॉड हम मान लेते हैं, ये है आपका ट्राइपॉड, ये है ट्राइपॉड आपका। ठीक, इस ट्राइपॉड के ऊपर इस तरीके से आप देखोगे कुछ चीज़ बनी होगी, दैट इज़ प्लेट। ठीक है, चल उसके बाद में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर थोड़ा सा इस तरीके से स्क्रू लगे होते हैं, लेवलिंग स्क्रू, जिनको हम ढीला करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द स्क्रू। आप चाहो तो मेरे साथ ही डायग्राम को बना सकते हो या बाद में बना लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं, ये स्क्रू कहलाते हैं। इनसे ढीला करके डंपी लेवल को ऊंचा और नीचा किया जाता है। लेवलिंग स्क्रू होते हैं। ठीक है, इनका क्या नाम होता है? लेवलिंग स्क्रू। ठीक है, लेवलिंग क्या होते हैं? स्क्रू होते हैं। तो ये तीनों होते हैं। इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके स्क्रू को, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, फिर कुछ इस तरीके से बना होता है जी। ठीक है, चल इस तरीके से। ठीक, आगे बात करते हैं। इसका नाम होता है स्पिंडल, यहाँ से लेकर के दैट इज़, और ये जो है ना पोर्शन, दिस इज़ कॉल्ड स्पिंडल। स्पिंडल सुने होंगे, जो घूम जाता है, इसके माध्यम से ये इस तरीके से घूम जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्पिंडल। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। आपके सेमेस्टर में, आपके एग्ज़ाम में ये तो टीचर लोग बनवाते ही होंगे ज़्यादातर। इस तरीके से एक पार्ट और यहाँ पे लाइन ऑफ साइट होता है। ये जो लाइन होती है दिस इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहूँ तो लाइन ऑफ साइट, LS करके लिख रहा हूँ, लाइन ऑफ साइट, दैट इज़ लाइन ऑफ साइट एल्स, और उसको हमने लाइन ऑफ साइट लिख सकते हैं। चल आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से आपका डंफी लेवल बना होता है। ठीक, यहीं पे ही आपकी जो है ना बबल ट्यूब होती है,
दिस इज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, दिस इज एक्सिस ऑफ लेवल लाइन, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, इसको नाम दे दो ALT, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, शॉर्ट में लिखते हैं ALT, ठीक है, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। और ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन जो इस तरीके से वर्टिकली है, इस लाइन का जो नाम होता है ना, देखो ये जो लाइन आपके इसकी वर्टिकली आएगी, इससे क्या बोलोगे, एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, दिस इज वर्टिकल एक्सिस ऑफ, वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये कहानी निकल के आ जाती है। दैट्स क्लियर। चल, तो ये आपका हो जाएगा डंपी लेवल, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डंपी लेवल, ठीक। इस तरीके से बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या पूछता है उसको ध्यान रखना है, ठीक। इसमें जो एक्सिस हम लोग बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से, जो आपकी ALT है और जो लाइन ऑफ साइट है वो एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। और ध्यान रखिएगा ये कि ये जो लाइन वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे कट करती है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछ लेगा। तो इसको दिखाने का तरीका थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट इस तरीके से ये लाइन हो गई, ये वर्टिकल एक्सिस है, ठीक। चलो, दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। और बाकी जो लाइन्स हैं आपके, दिस इज़ एक लाइन इसमें से एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब हो जाएगी, दिस इज़ ALT, और एक लाइन हो जाएगी, दिस इज़ लाइन ऑफ साइट। ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे होना चाहिए। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, क्या बोलेगा कि लाइन ऑफ साइट इज़ परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, एल्टीट्यूड लेवल ऑफ ट्यूब इज़ परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट जो आपका है वो टिल्टिंग लेवल है। तो नेक्स्ट का डिस्कशन हम लोग करते हैं। ये लाइन थोड़ा सा हमने बनाते समय वैसा कर दिए, बाकी आपका ये लाइन जो रहे ना, ये लाइन कुछ ऐसे ही रहेगी, मतलब ये नहीं कि उसमें कोई ज़्यादा चेंज आएगा। 90 डिग्री कट करना चाहिए। कैसा कट करना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक। चल, तो दिस इज़ द लाइन अप और दिस इज़ ALT, दैट्स क्लियर। चल, तो इस तरीके से डायग्राम, बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना के हमारे कंपटीशन में कोई उसका यूज़ नहीं है, और डायग्राम कभी भी पूछेगा भी नहीं, उसकी जो बातें हैं वो पूछता है। नेक्स्ट डिस्कशन जो आता है, दिस इज़ कॉल्ड टिल्टिंग लेवल, दिस इज़ कॉल्ड टिल्टिंग लेवल। इसका डायग्राम भी बनाता हूँ तो आपको देख सकते हो। ये तो ट्राइपॉड आपको पता है, दिस इज़ कॉल्ड ट्राइपॉड। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ चीज़ें निकल के आते हैं। ये हो जाएगा आपका ट्राइपॉड, दिस इज़ कॉल्ड ट्राइपॉड। उसके बाद में ये आपका इसका नीचे का बेस प्लेट जैसा कुछ होता है, दिस इज़ बेस प्लेट होता है, ठीक। इसमें भी स्क्रू होते हैं, इसमें अलग तरीके के स्क्रू होते हैं। दैट इज़, अगर मैं बात करूं 1, 2 और 3, इस तरीके से इसमें स्क्रूज टाइप का रहता है, ठीक। उसके बाद में फिर एक बेस प्लेट होती है, प्लेटें लगी होती है। अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा ना अपने कॉलेज लाइफ में तो फिर आपको याद आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करता हूँ। दैट इज़ इस तरीके से अगर आप देखोगे, ये आपका स्पिंडल कहलाएगा, जिसके अबाउट वो घूम जाता है ना, उसे स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे टिल्टिंग लेवल को समझने के लिए कुछ बातें समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। दैट इज टिल्टिंग लेवल। आगे बढ़ते हैं। टिल्टिंग लेवल, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, टिल्टिंग स्क्रू होता है जिससे हम लोग यहाँ पे टिल्ट करते हैं। नेक्स्ट आप इसको बना सकते हो। चलो इसको थोड़ा सा और इधर लेके आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, चल
आगे बात करते हैं, दैट इज़ बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। अब ये क्या फ़र्क होता है उसको देख लेते हैं। चल, ऐसे ही हमारा उसमें क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे, जब क्या कहते हैं आपका आएगा थियोडोलाइट आएगा ना, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आते हैं। थियोडोलाइट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थियोडोलाइट इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसको जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। ये डायग्राम आपका तैयार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। चल, उसके बाद में इसके ऊपर एक आपका और होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा डायग्राम हो जाता है, बट डायग्राम का ज़्यादा यूज़ नहीं, बस हमको समझना है यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ इसमें आपका वर्टिकल एक्सेस ये होता है, यहाँ पे आपका बबल ट्यूब होता है, ठीक है। चल, और बाकी ये वाली एक्सेस जो हो जाती है, दिस इज़ द एक्सेस, दिस इज़ एल्टीट्यूड लेवल, और जो ये लाइन यहाँ पे आती है, दिस इज़ जो आपका दूसरा चैम्बर बन के आता है, वो जो लाइन होती है ना, दिस इज़ लाइन, दिस इज़ लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। चल, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, स्क्रू जैसा होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, ठीक, जिससे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। चल, ये स्क्रू होता है ना, इसको ढीला करके या टाइट करके, पता है, इसके अबाउट ये टिल्ट किया जा सकता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टिल्टिंग स्क्रू। तो इसको नाम मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ टिल्टिंग स्क्रू। क्या नाम हो जाएगा, टिल्टिंग स्क्रू। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या, यहाँ पे नहीं लगा होता, बाकी सारी कहानी क्या है, सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इनका नाम है लेवलिंग स्क्रू, लेवलिंग स्क्रू। इसका नाम फिर से वही स्पिंडल, स्पिंडल बोलते हैं, क्लियर। जिसके अबाउट रोटेशन हो सके उसके स्पिंडल बोलते हैं। ये बबल है, ये वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे ध्यान से, इसमें ध्यान रखिएगा, वर्टिकल एक्सिस अगर ये टिल्टिंग लेवल है तो ये इस तरीके से वर्टिकल नहीं आता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको हटा दो तो बेटर समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है। अगर मान लिया कि आपकी ये एक्सिस इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन ऑफ साइट और एल्टीट्यूड लेवल जो है, ये इस एल्टीट्यूड लेवल है और ये लाइन ऑफ साइट है। ध्यान रखिएगा, जब आपका टिल्टिंग लेवल होगा तो ये वर्टिकल ना होगा जैसे इसमें 90 पे है, इसमें थोड़ा सा आपका इंक्लाइंड होगा कुछ इस तरीके से। मतलब ये 90 डिग्री, डज नॉट 90 डिग्री आप लिख सकते हैं, डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें किसी ना किसी एंगल पे होगा, इसलिए इसका नाम होता है टिल्टिंग लेवल। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया नहीं, क्योंकि जैसे ही टिल्ट करोगे तो ये एक्सिस चेंज हो जाती है। कुछ इक्विपमेंट ऐसे चेंज हो जाता है तो वो इंक्लाइंड हो जाता है, इस वजह से इसका नाम। तो ये है पूरी पिक्चर। अब आप इसको नोट कर लें, फिर इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं लिखवा देता हूँ, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो हम बता देते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। परमानेंट एडजस्टमेंट क्या होता है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है, ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ें। अब मैं सारे पॉइंट को लिखवाने जा रहा हूँ, डायग्राम आप आराम से बना लीजिएगा। चल, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इसके की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में थोड़ा जानकारी आपको होना ज़रूरी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डील कर लेते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इन डंपी लेवल, एक एक करके लिख लेते हैं। इन डंपी लेवल टेलीस्कोप एंड स्पिंडल, टेलीस्कोप आपके पास डायग्राम हो गया होगा, टेलीस्कोप एंड स्पिंडल, टेलीस्कोप एंड स्पिंडल आर कास्ट एज वन पीस, एक साथ जुड़े होते हैं। कौन कौन सा? जो डंपी लेवल में जो टेलीस्कोप होता है ना, जो टेलीस्कोप बना के आपको दिखाया था, ठीक, और जो आपका स्पिंडल होता है एक साथ जॉइंट होता है, कास्ट एज वन पीस। तो ये जानकारी आपको दे दी, ठीक। नेक्स्ट है लेवलिंग इज डन यूजिंग लेवलिंग स्क्रू। दूसरा है लेवलिंग इज डन यूजिंग लेवलिंग स्क्रूज, लेवलिंग स्क्रू की मदद से हम लोग लेवल करते हैं डंपी लेवल में। अंडर, थर्ड पॉइंट है, अंडर प्रॉपर एडजस्टमेंट, अंडर प्रॉपर एडजस्टमेंट एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब should be perpendicular का सिंबल ये होता है परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सेस। तो ये तो आपको बताया था कि दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, वर्टिकल टू एक्सेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो ये जानकारी दे दी। नेक्स्ट है इन टिल्टिंग लेवल, line of sight need not to be perpendicular to the vertical एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो जो भी इंक्लाइंड एक्सेस होगी, जो भी वो इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सेस होगी, वो लाइन ऑफ साइट या जो एक्सेस ऑफ लेवल ट्यूब है उसके 90 डिग्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। चल नेक्स्ट आ जाओ। देखिए भाई, टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है और एक होता है परमानेंट एडजस्टमेंट। देखिए अगर मेरे को यहाँ पे समझ में आ जाएगा तो फिर हम जो है थियोडोलाइट में भी इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरे को अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो फिर हम लोग थियोडोलाइट में भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक होता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट। देखिए टेम्परेरी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ टेम्परेरी वर्क के लिए किया जाता है उसे टेम्परेरी बोलते हैं, और जो परमानेंट चीज़ें होती हैं वो परमानेंट ही होती हैं। जो हमेशा के लिए हो वो परमानेंट है। जैसे कहीं पे आपने स्टेशन पे या अपने इक्विपमेंट को ट्राईपॉड के ले गए, वहाँ पे सेंटरिंग की, लेवलिंग की, ये सब टेम्परेरी में आता है। लेकिन लाइन ऑफ साइट इस एक्सेस के वर्टिकल होना चाहिए, लाइन ऑफ कोलिमेशन इसके हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें परमानेंट एडजस्ट के अंतर्गत आती हैं। तो दोनों का डिफरेंस समझ गए। लेवलिंग, सेंटरिंग, साइटिंग, ये सब किस में आता है? ये सारी चीज़ें आती हैं किस में? परमानेंट नहीं, नेसेसरी में आते हैं, सॉरी इसमें आते हैं, आपकी टेम्परेरी में आते हैं, ठीक है। तो कहीं पे लेवलिंग करते हो, यहाँ से ट्राइपॉड उठाया, वहाँ रखा जा करके, वहाँ पे फिर से आपने क्या किया, लेवल किया, सेंटरिंग किया, तो वो टेम्परेरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर स्टेशन पे आपको बदलना पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया टेम्परेरी। तो ये बातें हम आपको बता रहे थे। तो हेडिंग बना दो, नेक्स्ट हेडिंग बना दो, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ
डम्फी लेवल। ये एग्ज़ाम में पूछता बहुत है, चाहे परमानेंट इसका बात करो और चाहे वहाँ पे बात करो क्या कहते हैं थियोडोलाइट की, लगभग कॉमन सारी चीज़ें रहती हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक जगह समझेंगे, दूसरी जगह ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट देखो, एक्सेस ऑफ लेवल ट्यूब, एक्सेस ऑफ लेवल ट्यूब, एक्सेस ऑफ लेवल ट्यूब शुड बी परपेंडिकुलर, शुड बी परपेंडिकुलर, या ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ कल को भूल जाओ तो, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ लेवल ट्यूब शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सेस, टू वर्टिकल एक्सेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो एक्सेस ऑफ लेवल ट्यूब है, जिसको ALT मैंने बताया था, वो शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सेस इन डम्फी लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, डम्फी लेवल। अब तो क्लियर हो गया होगा, अभी डायग्राम भी बना के बताया था, ये दो लाइंस बताई थी और एक दूसरे से ये दो है 90 डिग्री पे कट कर रहा था। तो ALT लाइन ऑफ साइट, ये एक्सेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट 90 पे कट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, डायग्राम क्लियर रखो, ये सब पॉइंट ऐसे ही हो जाएंगे, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं। नोट करके यहाँ पे लिख लो, बट अगर टिल्टिंग लेवल है तो उसमें ज़रूरी नहीं है। दिस एडजस्टमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, दिस एडजस्टमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, this adjustment is not required in tilting level, tilting level उसमें ज़रूरत ऐसी नहीं पड़ती। दैट्स क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या निकल के आता है, दैट इज़ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है उसको समझते हैं। लाइन ऑफ साइट शुड बी पैरेलल, लाइन ऑफ साइट शुड बी parallel, should be parallel, should be parallel to axis of bubble tube, parallel to, line of sight should be parallel to axis of bubble tube। तो ये बात तो सही है, जो भी बबल होता है ना, ये बबल सपोज दैट है आपका, यहाँ पे आपने बबल सपोज दैट, ये बबल है। तो ये जो नीचे वाला होता था ना, दिस इज एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब होता था। तो लाइन ऑफ साइट इसी के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो वही ये कह रहा है कि लाइन ऑफ साइट शुड बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। तो ये तो कॉमन सेंस है यार, जिस डायरेक्शन में देख रहे हो बबल की एक्सिस भी तो उधर ही होगी, तो आसानी से आपस में पैरेलल होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इस तरीके से एक्सिस ऑफ जो बबल है, एक्सिस ऑफ जो बबल है, दिस इज एक्सिस ऑफ बबल है, और जो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है, ये एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ये पूरी पिक्चर आपको, दिस इज बबल, ठीक है। तो ये कहानी आपको मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, दैट्स क्लियर। अब आगे बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। लाइन ऑफ साइड शुड बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल क्रॉस, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर शुड बी, जो क्रॉस हेयर आपका जिससे आप उसको ऑब्जेक्ट को साइट करते हो, क्रॉस हेयर शुड लाई इन प्लेन परपेंडिकुलर टू, दिस इज परपेंडिकुलर टू। ध्यान रखिएगा, जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होता है शुड लाई इन प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस ऑफ
इंस्ट्रूमेंट, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, वो उस इंस्ट्रूमेंट का जो भी क्रॉस हेयर है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस होना चाहिए। जैसे वर्टिकल एक्सिस सपोज दैट ऐसे हो गई, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। देखो वर्टिकल एक्सिस आपकी क्या हो गई, सपोज दैट आपका इक्विपमेंट है कुछ इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब ये वर्टिकल एक्सिस से ये क्या कह रहा है कि वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर वर्टिकल एक्सिस मेरी ये है तो इसके परपेंडिकुलर दिखाई पड़नी चाहिए। तो इसके जो है ना क्रॉस हेयर आपका जो भी होना चाहिए, वो अगर मान ले यहाँ पे है क्रॉस हेयर, ये क्रॉस हेयर है सपोज दैट, तो इसके क्या होना चाहिए आपस में आपका पैरेलल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, परपेंडिकुलर रखा होना चाहिए। सपोज दैट इस पर एक क्रॉस हेयर बना हुआ है, इसके आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वही ये कहना चाहता है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर शुड लाई इन प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निकल के आता है व्हेन एयर बबल्स, नेक्स्ट पॉइंट है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों एक ही प्लेन में आपके लाई करने चाहिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर शुड बी लाई इन प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से ऐसे देख सकते हो, और प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो सपोज दैट एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो ऐसे समझ लो, सपोज दैट वर्टिकल एक्सिस आपकी ये है, ऐसे समझो, अब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सपोज दैट कि आपकी ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस आप इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। ये आपका क्रॉस हेयर है, इसका ये वाला जो बॉक्स है ना, ऐसे समझ लो ये वाला क्रॉस हेयर है। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए और परपेंडिकुलर। तो वही लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर शुड लाई इन प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरीके से आपका लाई करना चाहिए, तभी तो ऑब्जेक्ट देख पाओगे दोनों एक दूसरे से। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो कहाँ देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। इस वजह से इस तरीके से आपको रखना होगा। तो आप इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, परमानेंट एडजस्टमेंट अलग होता है, टेम्परेरी अलग होता है। टेम्परिंग में लेवलिंग, सेंटरिंग ये सब आता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है। अभी आपका चैप्टर 6 चल रहा है जिसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज व्हेन एयर बबल इज नॉट इन सेंटर। चलो नेक्स्ट पॉइंट अगला है, दैट इज व्हेन एयर बबल इज इन द सेंटर, अगर वो सेंटर में है तो आपका एयर बबल अगर सेंटर में है तब की बात करें, देन line of sight should be horizontal, line of sight should be horizontal। अगर आपका बबल कहाँ सेंटर में है तो आपकी लाइन ऑफ साइट क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल, ओके। बट इफ इट इज इंक्लाइंड, but if it is inclined, अगर ये inclined हो गया, then
if it is inclined to the horizontal plane, inclined to the horizontal plane, horizontal plane, then that error is called, then that error is called, उस error का एक नाम होता है, then that error is called as collimation error, as collimation। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द कोलिमेशन एरर, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कोलिमेशन एरर, तो इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और इसको डिनोट करते हैं ई से, किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो कोलिमेशन की एरर आ जाती है कि अगर मान लिया आपका जो बबल ट्यूब है अगर वो सेंटर में नहीं है और इंक्लाइंड है, तब के केस में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है दैट इज़, अब इस एरर को कैसे हटाया जाए उसके बारे में देखना है। तो नेक्स्ट है, अगर बात करूं टू डिटरमिन whether the instrument has collimation error, collimation error or not, कैसे डिसाइड करोगे और नॉट है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग कुछ डेरिवेशन करेंगे। आर नॉट इफ़ है, अगर ये होता है तब क्या करोगे, इफ़ एस, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोलिमेशन की एरर होती है तो उसको कैसे फाउंड किया जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। दैट इज़ एरर ई हैज़ कोलिमेशन एरर, दैट इज़ ई। इफ़ एस then how much we perform to peg, पेग टेस्ट। इसमें कौन सा परफॉर्म किया जाता है, टू पेग टेस्ट। दो पेग लगा के हमको यहाँ पे जो पेग्स होती हैं, जिनको एरो बोलते हो, हिंदी में इसको खूंटी बोलते हैं, उन पेग्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग बना दो टू पेग टेस्ट, दैट इज़ टू पेग टेस्ट। यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो इसका न्यूमेरिकल फॉर्म में ज़्यादा आता है। इसमें क्या करते हैं, टू पेग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करने के लिए सेंटर में अपने इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं और दो पेग्स को अलग अलग जगह पे लगा देते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं ये आपका ग्राउंड है, इस तरीके से ये ग्राउंड अगर आपका है और इंस्ट्रूमेंट को हम लोग सेंटर पे रखते हैं। सपोज दैट आपने इंस्ट्रूमेंट को रखा सेंटर में, ये है आपका पर ट्राइपॉड, क्या है, ट्राइपॉड, जिसके 3 पैर होते हैं, दैट इज़ ट्राइपॉड। ठीक, चलो अब हम लोग साइड करेंगे, दैट इज़ इस तरीके से। ठीक, चलो सपोज दैट एक स्टाफ इधर लगाया आपने और एक स्टाफ आपने पेग, जिसको मैं बता रहा हूँ, एक पेग यहाँ पे और पेग एक वहाँ पे। सपोज दैट ये ए है, सपोज दैट ये आपका बी है, दो पेग्स हैं, एक पॉइंट ए पे है, एक पॉइंट बी पे है। अब जब आप इसको साइड कर रहे हो, सपोज दैट जब साइड कर तो लाइन ऑफ साइड तो आपका ये आया है, लेकिन मैंने बताया था कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोलिमेशन की एरर है, तो आप जो पॉइंट रियल में यहाँ पे साइड करना चाहिए वो इधर ना होकर के कहीं इधर उधर हो सकता है, तो उसी को लिख रहा हूँ। दैट इज़ सपोज दैट ये एरर अगर हम मान लेते हैं ई है, तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो ये होगी, तो दैट इज़ ये है एरर। और ये जो पॉइंट्स है इनके नाम मैं दे देता हूँ, सपोज दैट इज़ ये B1 है पॉइंट, ये ग्राउंड से यहाँ से जो डिस्टेंस है दिस इज़ कॉल्ड B1। ध्यान रखिएगा ये डिस्टेंस कितना है, B1। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ना, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस जो है D2 है यहाँ तक की, और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, D1 है, दिस इज़ कॉल्ड D1। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलो कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम में, हम D1 D2 डिस्टेंस मान के चल रहे हैं। अगर आपने फिर इधर भी साइटिंग किया तो इधर भी साइट करने के बाद में आपने क्या देखा कि यहाँ पे भी जो हम लोग साइट कर रहे थे तो आपकी जो अगली रीडिंग निकल के आई वो भी कुछ थोड़ा सा अलग निकल के आई, तो उसमें भी कुछ एरर जो है ना जब आपने साइड किया। अब इक्विपमेंट तो आपका वही है, वही सारा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपने इधर साइड किया तो कुछ इधर मिला पॉइंट, वैसे इधर आपने इसको घुमा के चेंज किया तो आपको यहाँ पे जो है ना सेम वैसे एरर निकल के आएगी, दैट इज़ कॉल्ड ई। इसको इससे ज्वाइन कर दो, ठीक, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ई। ओके,
और ये जो डिस्टेंस है सपोज दैट दिस इज कॉल्ड A1, यहाँ से लेकर के अगर ये डिस्टेंस A1 है, टोटल डिस्टेंस सपोज दैट ये डिस्टेंस जो है ना यहाँ तक A1 है और ये था आपका B1, ठीक। चल अच्छा, ये डिस्टेंस D1 है। आप एक काम कर सकते हो, tan थीटा इजकल टू फार्मूला लगा सकते हो, tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपान बेस लगा सकते हो। सपोज दैट ये वैल्यू कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपकी सपोज दैट x मान लेते हैं, तो दिस इज परपेंडिकुलर x अपान d2। और tan थीटा ना एक्चुअली ये इरर है, एंगल में क्या है, इरर है। जब लाइन ऑफ साइट आप कर रहे थे तो एंगल में इरर निकल के आए, तो हम लिख सकते हैं थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी नियरली इक्वल टू दिस। तो tan थीटा को यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल है तो tan थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेट ई लिखा जा सकता है। तो e इजकल टू एक्स अपान क्या लिख सकते हैं हम लोग, d2। तो x की वैल्यू आ गई e d2, तो ये जो वैल्यू है ना वो e d2 के बराबर आ गई। तो आप ये बताओ, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से A1 है तो बची डिस्टेंस बता सकते हो, यस। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस जो है ना ये बता सकते हो आप, ये कितना आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड A1 माइनस e d2। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, सॉरी d1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे d1 माना है तो इसको e d1 कर लीजिएगा, इसको e d1, यहाँ पे भी d1 कर दीजिएगा और यहाँ पे भी चेंज कर लीजिएगा, दिस इज d1, ठीक है। इसको चेंज कर लो d1 और दिस इज आल्सो कॉल्ड अ d1। सिमिलरली अगर मैं इस साइड में अप्लाई करूँ, ये डिस्टेंस b1 है, ये d2 है, तो ये डिस्टेंस निकाल लोगे, दिस इज कॉल्ड e b1। तो बच्ची डिस्टेंस नहीं बता पाओगे। अगर यहाँ से B पॉइंट से ये टोटल डिस्टेंस b1 है, अगर मेरे को e b1 पता चल गया तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ये आ जाएगी आपकी दिस इज़ b1 माइनस e b1। और यहाँ पे जो डिस्टेंस पता चल जाएगी दैट इज़ a1 माइनस e d1। ये बात क्लियर हो गई। चल आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे और पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये करेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी, कौन सी, ये वाली वैल्यू। तो दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। ये भी क्या आ जाएगी, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड करेक्ट वैल्यू, दिस इज़ करेक्ट। चल अब आगे बढ़ते हैं। द ट्रू हाइट डिफरेंस, दोनों में हाइट का डिफरेंस क्या आएगा, इधर की हाइट जो आपने निकाली A1 माइनस ई d1 और जो इधर की हाइट निकाली B1 माइनस ई b1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ सकता है, दिस इज़ B1 माइनस, सॉरी B1 माइनस, एक मिनट B1 माइनस ए d2 और दिस इज आल्सो d2। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे d1 है, यहाँ पे d2 है, बाकी इरर दोनों में सेम रहेगी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल इरर है, इंस्ट्रूमेंट आप बदल नहीं रहे हो, इसलिए इरर सेम आएगी। तो इसलिए यहाँ पे e d1, यहाँ पे e d2, वो B1 B2 नहीं आएगा, सिर्फ D1 D2 ही आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना, B1 तो ये वैल्यू हो जाती है और A1 वैल्यू ये हो जाती है। क्लियर है। चल अब आगे लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रू डिफरेंस, ट्रू डिफरेंस, ट्रू डिफरेंस बिटवीन, ट्रू डिफरेंस बिटवीन स्टेशन A एंड B, स्टेशन A एंड B। स्टेशन एक ये है A है, दिस इज स्टेशन A, दिस इज स्टेशन B, इनमें डिफरेंस क्या आएगा। तो ट्रू डिफरेंस मैं मान लेता हूँ, दैट इज, इसको लिख देता हूँ ट्रू डेल्टा, डेल्टा एच ए बी, इसका नाम दे दिया ट्रू डेल्टा एच बी। ए और बी के हाइट में क्या डिफरेंस है और वो भी ट्रू में क्या डिफरेंस है, एक तो ये हाइट है और एक आपकी ए हाइट है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा उसको चेक कर लेते हैं। सपोज दैट, तो ट्रू डिफरेंस आ जाएगा दिस इज A1 माइनस ई d1, दैट इज ट्रू डिफरेंस A1 माइनस ई d1, अच्छा माइनस B1 माइनस, किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मुझे नहीं पता कि ये हाइट ज़्यादा होगी ये हाइट ज़्यादा होगा, किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। दिस इज़ B1 माइनस ई d2, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। चलो इफ़ अगर मेरा D1 और D2 दोनों बराबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ D1 बराबर D2। देखिए D1 बराबर D2 तभी बराबर हो सकता है जब ये स्टेशन से डिस्टेंस स्टाफ की क्या हो, सेम हो, तभी बराबर हो सकता है। ओके, देन हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एच ए बी इजकल टू A1 माइनस ई d1 माइनस B1 प्लस माइनस माइनस प्लस E, दैट इज़ D1। D1 बराबर D2 लिख सकता हूँ ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट आएगा A1 माइनस B1। क्लियर है। नो इरर इन हाइट डिफरेंस, इससे ये पता चला अगर मेरा डेल्टा एच ए बी
A1 माइनस B1 के बराबर आ जाता है, इसका मतलब निकल के आता है नो एरर इन हाइट, नो एरर इन हाइट, नो एरर इन हाइट, डिफरेंस, हाइट डिफरेंस। तो ये पॉइंट आपका निकल के आ जाता है। पहले आप इतना नोट करो, उसके बाद में हम कुछ आगे डिस्कस और करते हैं, ठीक है। पहले इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करते हैं। चलो आगे बढ़ें। फिर इसका एक जनरल फार्मूला निकल के आएगा जिसको हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, चलो अब आगे ड्राइव करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलो अब क्या करना है, आपको एक तो मिल गए वैल्यू, ठीक। तो ये आपको डेल्टा एच ए बी पता चल गया। अब आपको जो पता करना है ना, इधर पता करना है कि क्या फार्मूला निकल के आता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो है एक नई लोकेशन चेंज करेंगे और उसको मानेंगे हम लोग जो है D3 डिस्टेंस पे मानेंगे, और वहाँ से क्या करेंगे, ए पॉइंट को मेजर करेंगे और बी पॉइंट को मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसको थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये रिज़ल्ट आपके पास होगा। इतने रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग लगा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, यहाँ पे चेंज करते हैं पोजीशन। अब देखो, अब की बार जो इंस्ट्रूमेंट आपका लगाया जाएगा वो किसी तीसरी लोकेशन पे लगाया जाएगा, ठीक। तभी जाकर के आप करेक्ट बता सकते हो क्या डिफरेंस निकल के आता। तो सपोज दैट आपके जो स्टेशन थे ना ए, और एक आपका स्टेशन था जो बी, ठीक। चलो ए और बी स्टेशन थे, क्लियर। चलो इस तरीके से, और ये आपका ग्राउंड है, दिस इज़ द ग्राउंड। ए पॉइंट और बी पॉइंट थोड़ा सा नज़दीक बना के दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में ये दूर दूर थे, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट कोई स्टेशन आपने ले लिया, सपोज दैट आपने स्टेशन ले लिया ये, और यहाँ से आपने क्या किया, लाइन ऑफ साइट। तो देखो इसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ना, ये है आपका इसका लेवल। इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप खींचोगे तो कहीं ये निकल के आएगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इस तरीके से निकल के आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। अच्छा, अब तीसरी लाइन अगर मैं बात करूँ तो इसको लाइन ऑफ साइट जब आप करोगे तो ये सारे पॉइंट कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएंगे। अब पहले जैसे ही सारे पॉइंट, जैसे पहले आपने माना था वैसे यहाँ पे भी मानेंगे। जैसे सपोज दैट कि आपने जो भी पॉइंट्स मान रखे थे उनका नाम मैं बदल देता हूँ। अब की बार आपने पोजीशन चेंज कर दी, ये डिस्टेंस जो है ना D3 है, ठीक, ओके। और जो ए और बी के बीच में जो पुरानी डिस्टेंस थी वो नहीं बदलेगी, वो सेम रहेगी, D1 प्लस D2। अभी आपने सर्वे किया था तो आपको पता होगा, ठीक, D1 प्लस D2। अच्छा, अब आप जब यहाँ से साइड करोगे तो हाइट आपकी A1 B1 नहीं रहेगी जो पहले आपने मेज़र किया। अब ये हाइट भी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को बदल दिया। क्योंकि पहले क्या इंस्ट्रूमेंट था, बीचों बीच में रखा था, इसके बीच में था, इधर का देख रहे थे, इधर का देख रहे थे। अब की बार क्या किया, यहाँ पे लेके आ गए, तो इससे पोजीशन बदल जा रही। तो इससे क्या होगा कि इसकी हाइट सपोज दैट ये A2 है, ये सपोज दैट B2 है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हो। और बाकी इंस्ट्रूमेंट की जो एरर है वो नहीं बदलेगी, वो तो यही रहेगी। अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या फार्मूला निकल के आता है। एक काम करो, आपके पास में ये टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गई होगी, D1 प्लस D2 प्लस D3, ये क्लियर है। तो ये आपको वैल्यू मिल गई D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक।
D1 प्लस D2 प्लस D3, ये डिस्टेंस आपकी ये हो गई। अब एक काम करते हैं, फार्मूला लगाते हैं tan थीटा वाला, इसको x मान लो। दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, इस डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते हैं, दिस इज x, ठीक, x। तो tan थीटा इज इक्वल टू दैट इज x अपान D1 प्लस, बड़े वाले ट्रायंगल में लगा रहे हैं, D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक। और थीटा बहुत स्मॉल होता है तो इसको हम लोग e के बराबर लिख सकते हैं, हम बार बार इस चीज़ को नहीं लिखेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी e टाइम्स D1 प्लस D2 प्लस क्या हो जाएगा D3। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ें तो ये हमारे पास डिस्टेंस पता चल गई, ये वाली डिस्टेंस e टाइम D1 प्लस D2 प्लस क्या पता चल गया D3, ठीक। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपको चाहिए क्या, दोनों की हाइट का डिफरेंस चाहिए, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी डेल्टा एच ए बी पता, A1 माइनस B1। अब आपको जो पता करना है वो A2 और B2 के टर्म में वैल्यू लेके आनी है। अच्छा ये बताओ, जब ये वैल्यू D3 है तो ये वाली वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी E टाइम D3, tan थीटा लगाना इस छोटे वाले ट्रायंगल में, आपका आंसर निकल के आ जाएगा E टाइम D3। क्लियर है? तो ये आपकी एरर निकल के आ जाती है। तो ये भी आपकी एक एरर है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एरर, दिस इज आल्सो कॉल्ड एरर, ये सारी एरर हैं। अब आपको चाहिए इसका डेल्टा एच ए बी, तो आप निकाल सकते हो आराम से। देखो यहाँ पे ये वैल्यू आपको पता कर सकते हो कि नहीं, पहले बताओ। ये वाली वैल्यू आप पता कर सकते हो कैसे, देखो डायग्राम से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, A2 है। अगर मैं ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे को ये पता चल जाएगा, तो क्या आएगी वैल्यू A2 माइनस E टाइम D1 प्लस D2 प्लस क्या आ जाएगा D3 आ जाएगा, ठीक है। चल अब यहाँ पे आ जाओ, आपको एक वैल्यू पता है B2 और ये घटा दें तो ये वैल्यू आपको नहीं पता चल जाएगी, दिस इज क्या आ जाएगी B2 माइनस E टाइम D3, ये पता चल गया आपको, ठीक। अच्छा एक काम कर सकते हो, अब आपको A की ट्रू लोकेशन पता चल गई और B की लोकेशन पता चल गई, दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वही आपको एरर बताएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा एच ए बी क्या आ सकता है, देखो डायग्राम से देखो, A2 माइनस E टाइम D1 प्लस D2 प्लस D3, ये लिखा जा सकता है। अच्छा ये सब्ट्रैक्ट अगर मैं कर दूँ B2 माइनस E D3 माइनस B2 माइनस E टाइम D3, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? चलो तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक काम करो, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो करो, और A2 माइनस एक काम कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, ED1 माइनस ED2 माइनस ED3 माइनस B2 प्लस ED3, ये लिख सकते हो। अच्छा ऑलरेडी आपके पास में जब बीच में आपका इंस्ट्रूमेंट था तब आपने भी रीडिंग ली थी, तो क्या रीडिंग आई थी A1 माइनस B1, तो वो डिफरेंस मैं लिख सकता हूँ, इसके बराबर लिख सकता हूँ A1 माइनस B1 फ्रॉम 1, इसको एक इक्वेशन नाम दे देना 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1। अब एक काम करो, देखो जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो बचेगा क्या, दैट इज A2। अब एक काम करो, कॉमन ले सकते हो कुछ, हाँ यहाँ पे एक काम करो, कॉमन आ जाएगा माइनस का E, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या क्या D1 प्लस D2 और माइनस B2 आ जाएगा, और दिस इज A1 माइनस B1, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको बराबर करते हैं, A2 माइनस B2 कर दिया, अच्छा माइनस E टाइम D1 प्लस D2 कर दिया, इसको एक साथ ले लिया, इसको एक साथ ले लिया, क्लियर है। चलो तो दिस इज़ द A1 माइनस B1। अब एक काम ये करते हैं, मेरे को जो निकालना है वो E निकालना है, तो इसको बाहर लेके आओ, मेरे को इंस्ट्रूमेंट की कोलिमेशन का एरर चाहिए, E D1 प्लस D2 इज इक्वल टू दैट इज़, एक काम कर सकते हो, दैट इज़ A2 माइनस B2 प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, इस साइड में ले जाओगे, माइनस A1 माइनस B1, ठीक। तो E इक्वल टू फार्मूला बन गया A2 माइनस B2 माइनस A1 माइनस B1 डिवाइड बाई D1 प्लस D2, D1 प्लस D2, तो ये रिज़ल्ट आपके निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट आपका जो है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद करना आसान है,
D1 और D2 उनके बीच की डिस्टेंस है, तो वो अपान में ही रहेगी, ठीक है। ओके, चलो दूसरी बात ये है कि जो भी पॉइंट ज़्यादा होगा A2 माइनस B2 माइनस A1 माइनस B1। अब A1 B1 तो पहले ही बता चुका हूँ, A2 B2 दूसरे वाले लोकेशन में है, तो देखो ये ज़्यादा है इसलिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे। सिमिलरली पिछले वाले भी में भी A1 ज़्यादा था किससे, B1 से। अब वहाँ पे कोई भी ज़्यादा हो सकता है, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब हम लोग यहाँ पे लोकेशन बदलेंगे D3 पे करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसकी लोकेशन हमेशा ज़्यादा होगी, तो A2 इज़ ग्रेटर देन B2 होगा, और जो B2 होगा और A2 होगा वो ज़्यादा होगा A1 और B1 से। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। चलो आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स और लिख लेते हैं। We assumed in this A1 comma B1 are readings are, ये कौन सी रीडिंग हुए हैं इनको ध्यान दो थोड़ा सा। आर रीडिंग्स when instrument is middle, इंस्ट्रूमेंट जब आपका मिडिल में हो ना तब की रीडिंग है। तो आपको एग्जाम में लैंग्वेज के फॉर्म में वो बोलेगा कि जब इंस्ट्रूमेंट मिडिल में है तब की रीडिंग A1 B1, जब इंस्ट्रूमेंट एकदम साइड में कर दोगे तो A2 B2 आएगा। क्लियर। ई पॉजिटिव, अब अगर मान लेते हैं कि ई आपका निगेटिव निकल के आता है, अगर आपका एरर निगेटिव निकल के आता है, इसका मतलब है इट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब है पता है, यहाँ से इसके नीचे की तरफ आप मेज़र करोगे, ठीक है। जो भी आपके पॉइंट होंगे इस लाइन ऑफ साइड से नीचे चले जाओगे, तो वो ऐसा केस आपका निकल के आएगा जब एरर आपकी नेगेटिव होंगी, ठीक है। चलो तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डील करेंगे हम लोग जो है, चलो तो इसका फार्मूला अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाओगे। चलो एक क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि जिस हिसाब से लैंग्वेज बोलेगा उस हिसाब से आपको काम करना है। तो आपको स्टेशन ध्यान रखना है, जिस हिसाब से मैंने आपको अभी बताया उसी तरीके से आपको फॉलो करना है।
अब बात करेंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है? इन ऑर्डर टू चेक error for a level of instrument following procedures were obtained. Following procedure was obtained points A, B, C एंड D। ठीक है, 4 पॉइंट्स पे लोकेशन पे ट्रेस किया गया है। वर selected on a straight line कहाँ पे सेलेक्ट किया गया? स्ट्रेट लाइन। such that AB बराबर BC बराबर CD, सारी डिस्टेंसेस बराबर हैं 30 मीटर। ठीक है, चल ड्रा टेबल को दे रखा है, क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं उनको देख लेता हूँ। ड्रा टेबल, चलो पहला क्या है? इंस्ट्रूमेंट का स्टेशन में लिख देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। और जो स्टाफ रीडिंग है वो मैं इधर लिख देता हूँ, स्टाफ रीडिंग्स। ठीक, अब देखो स्टेशन जो है ना, स्टेशन आपका जो है बी है और एक ही बार स्टेशन को आपने बनाया डी। ठीक, अब यहाँ पे जो है ना, जो आपको दे रखा है सारी चीज़ें उनको देखते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे जो है आपको एक बार ए है एक बार सी है। ठीक है, चल, और ए और सी पे आपको रीडिंग्स दी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास स्टेशन, ध्यान रखिएगा, बी पे है एक बार में और एक बार कहाँ पे? डी पे। और स्टाफ जो लगाया गया वो ए और सी पे लगाया गया। तो इस समय जो रीडिंग दी गई है उसको देखते हैं। तो ये बी के सामने की रीडिंग है और ये डी से है। तो जब एक बार आपने बी पे लगाया ना इक्विपमेंट, बी पे लगाने के बाद स्टाफ की रीडिंग जो ए पे निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 1.926 मीटर में है सारी वैल्यू। और सी स्टाफ रीडिंग जो दे रहा है 1.62। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। डी पे स्टेशन पे गए, डी पे आपने क्या किया? आपने अपने इक्विपमेंट को सेट किया। वहाँ से ए पे रीडिंग जो आपने बताई वो 2.445 है। ठीक, उसके बाद में आपके पास में जो रीडिंग आई है सी पे 1.945 निकल के आई। अब ये कहानी आपको क्या करना है? सीधा डायग्राम बनाओ, सबसे बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। बिकॉज डायग्राम अगर आप बनाना सीख गए तो सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। डायग्राम नहीं क्लियर होगा तो कितना भी रट लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक काम जैसे मैंने बताया, सबसे पहला एक काम ये करो कि बी पॉइंट पे आपको स्टाफ रखना है। वैसे ही सेम जय हो, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड है। मैंने यहाँ पे आपके सामने ये आपको रख दिया एक इंस्ट्रूमेंट। ठीक, अब कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है? बी पे है, तो हमने बी पे रख दिया। अब बी से आपने क्या किया, एक पॉइंट ए है, सपोज दैट ए पॉइंट कुछ यहाँ पे है। ठीक, तो ए पॉइंट आपका यहाँ पे, आपने यहाँ पे रीडिंग ली इस तरीके से। तो दिस इज़ कोई भी वैल्यू आई होगी, A1 आई होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके इरर ई हो जाएगी, तो इरर आपकी निकल के आ जाएगी। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.926। तो इसका मतलब है A1 की वैल्यू 1.926 मीटर दे रखा है। अब ये पॉइंट जो है ना वो ए है,
दैट्स क्लियर। अब हम लोग क्या हुए, तुरंत हम लोग गए इस पॉइंट पे, एक स्टाफ यहाँ पे लगाया, और ध्यान रखिएगा उसने ये जो बताया ना कि 30 मीटर पे सारे पॉइंट हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। ये कितने मीटर पे हैं, ये 30 मीटर पे हैं। कितने पे हैं, 30 मीटर पे हैं, ठीक। तो ये 30 मीटर पे आपके निकल के आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा दूरी समान है, इसका मतलब है कि ये जो D1 है ना, ये D1 है, ये D2 है, दोनों बराबर डिस्टेंसेस हैं कि नहीं है। इसका मतलब D1 प्लस D2 कितना हो गया, D1 प्लस D2 आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा। 30 प्लस 30 कितना होता है, 60 होता है। अब आपने यहाँ पे स्टाफ लगाया और आपने रीडिंग ली, कितना निकल के आया, 1.4। इसका मतलब है कि स्टाफ इस बार छोटा है और रीडिंग जो आपकी निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके से, ठीक। तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड, दिस इज़ द A1, इसका नाम दे देते हैं B1, क्योंकि ये स्टेशन कहाँ पे, B तो यहाँ पे है। कोई नाम और देना चाहो C1 दे सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं B1 मान के चलता हूँ। इसकी रीडिंग कितनी है, 1.462। ये कहानी क्लियर है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन मैं बनाता हूँ, दूसरे कंडीशन को मैं नीचे लोकेट करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, दूसरा कंडीशन ये है, नीचे आपने ये किया। अब की बार जो पॉइंट्स है ना, अब की बार आपको जो इंस्ट्रूमेंट रखना है वो यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट को रखा, ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपने लगा दिया, जो रीडिंग आई इस पॉइंट की कुछ और है। उसके बाद सी पॉइंट आपका, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा और उधर रख सकते थे ताकि ये सी पॉइंट आपको नज़र आ जाए। ए ये है, बी ये है, सी ये है। अब सी को मैं थोड़ा सा इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा और साइड ले जाता हूँ, इंस्ट्रूमेंट को मैं साइड ले गया थोड़ा और, एकदम साइड में कर दिया। इंस्ट्रूमेंट पहुँच गया डी पे। अब तो एक बार सी के नीचे मैं लोकेशन बना रहा हूँ, एक बार बी के नीचे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो आपको जो भी रीडिंग चाहिए वो आपको कहाँ कहाँ मिले, ए और सी पे चाहिए। इसका मतलब है कि लाइन ऑफ साइड जो निकल के आएगा वो तो यही निकल के आएगा, और जो अगली रीडिंग आप निकालोगे ये निकल के आएंगे, ठीक। चलो स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हो तो बनाओ, इस तरीके से आएगा, ठीक है। एक मिनट मैं रफ करके बना देता हूँ अच्छे से। तो इस तरीके से अगर हम बनाएं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना स्टेशन की जो पॉइंट्स हैं वो स्टेशन के सेम पॉइंट वही हो जाएंगे। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक। चल अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, दैट इज़ इसको रफ करके इसको स्ट्रेट लाइन मिला दो। एकदम सीधा नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा है तो कवर अप नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इसको मिला दीजिएगा, क्लियर। अब आपको सारे पॉइंट पे रीडिंग मिल जाएगी, एक यहाँ मिल जाएगी, एक आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ की रीडिंग बताओ कितनी है, जब डी पे स्टेशन है तो वहाँ की रीडिंग आपको 2.445 मिला है। इसका मतलब इस पॉइंट पे आपको रीडिंग जो मिला है 2.445, इसका मतलब ये रीडिंग जो है ना वो A2 हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे B2 हो जाएगा। इस पॉइंट पे B2 आपको कितना मिला है, देखो यहाँ पे कुछ लिखा था, कितना था भाई, 1 पॉइंट समथिंग करके लिखा था, 945 है क्या, 945 है। चलो तो ये रीडिंग जो है ना 1.945 है। वही कंडीशन बन गई, फार्मूला लगा दो सीधे इरर का। तो आपसे इरर का फार्मूला क्या आएगा, E = A2 - B2 - A1 - B1 डिवाइड बाई क्या लगाओगे, D1 + D2। बोलो कौन कौन सी वैल्यू कितनी, A2 कितना है 2.445, 2.445 माइनस B2 कितना है, B2 है 1.945, ठीक है। तो उसको लगा देते हैं। देखो जो भी पढ़ो थ्योरी उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। 1.926 माइनस 1.462 और डिस्टेंस क्या है D1 + D2 30, 30 + 30। जब सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आएगा, दैट इज़ 0.0006 मीटर पर मीटर। इतने मीटर में या सेंटीमीटर में कह सकते हो, तो बहुत कम निकल के आपकी आ जाएगी। तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्लियर। चल अब आगे बात करते हैं। तो आपको कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। ये लाइन तो इस तरीके से मैंने आपको बनाया था यहाँ पे, ठीक है। चल सॉरी, ये यहाँ पे बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं था, मैं ज़्यादा फालतू बना दिया। यही आपका स्टेशन था A2, बस यहाँ तक जाना था। अब देखो आपके पास ये डिस्टेंस जो हो जाएगी ना, ये डिस्टेंस ये D1 + D2 हो जाएगी, ये D3 हो जाएगी। तो पूरी पिक्चर वैसे ही है जैसे मैंने पहले आपको पढ़ाया था। दैट्स क्लियर। चलो अब आगे बात करते हैं, ये तो टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, आज ही थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं, जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना बेटर है।
अगला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। रिफ्रैक्शन और कर्वेचर के इफेक्ट को समझते हैं, एक बार इसको नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो फार्मूला पता है तो कर ले जाओगे। चलो आगे बढ़े फिर, नेक्स्ट हेडिंग बना दो, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा बारे में हमको पढ़ना है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो बन के आएगा दैट इज इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर क्यों आता है, अर्थ के कर्वेचर के कारण आता है, इसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। ठीक है, चलो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, इसके बारे में थोड़ा सा डील कर लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले कुछ थ्योरी पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद में इसका डेराइव करा लेते हैं। थोड़ा सा डेरिवेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, चाहे तो कर लेंगे नहीं तो ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज इफेक्ट ऑफ कर्वेचर अकर्स, पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर अकर्स because the difference between लेवल लाइन, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन लेवल लाइन एंड लाइन ऑफ कोलिमेशन किसके किसके बीच में, लाइन ऑफ कोलिमेशन और लेवल लाइन के बीच में जो डिफरेंस आता है उसी को बोला जाता है कर्वेचर का इफेक्ट। ठीक, कॉमा लाइन ऑफ इफेक्ट कब आता है, जब आपकी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। इंक्रीज एज द डिस्टेंस बिटवीन, इंक्रीज एज द डिस्टेंस बिटवीन, अगर आपने स्टेशंस और स्टाफ के बीच की रीडिंग को बढ़ा दिया तो ऐसा इफेक्ट जरूर आएगा। डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ स्टेशन एंड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इंक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि अगर सपोज दैट ये हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है और मैं कहीं पे 1, 2, 4 किलोमीटर अगर उसको मान लिया बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उसके बीच में हो जाती है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपका ये इधर जरूर आएगा, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर कंसीडर करना पड़ेगा। तो जैसे आपने जो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगी तभी आएगा। मान लिया कि 10 मीटर पे कर रहे हो सर्वे, 20 मीटर पे कर रहे हो, तब नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा 1000 मीटर, 800 मीटर, तब आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिकॉज लेवल लाइन, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज लेवल लाइन इज कर्व सरफेस, लेवल लाइन इज कर्व्ड लाइन। कैसी लाइन है, कर्व्ड लाइन है। लेवल लाइन इज कर्व्ड लाइन एंड लाइन ऑफ कोलिमेशन
and line of collimation is tangential to लेवल लाइन। लेवल लाइन के क्या होनी चाहिए? लाइन ऑफ कोलिमेशन, जिस लाइन से आप साइड कर रहे हो वो लाइन ऑफ कोलिमेशन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए या टेंजेंशियल होना चाहिए लेवल लाइन के, ठीक है। चलो, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेवल लाइन इज कर्व लाइन होती है। कर्व अभी देखेंगे डायग्राम से तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ, थर्ड पॉइंट, ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ पॉइंट्स, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ पॉइंट्स या ब्रैकेट में सरफेस भी लिख सकते हो। अर्थ सरफेस appears to be lower, आप साइट यहाँ करना चाहते हो, सपोज दैट अभी डायग्राम से दिखाऊंगा, और वो है एक्चुअल में उससे नीचे है, तो इसलिए आपकी बात हो रही है। appears to be lower than actual they are, ठीक है। जो भी एक्चुअल है उससे आप थोड़ा सा ऊपर ही मेजर कर ले रहे हो, इस वजह से ऐसी चीज़ें निकल के आ जाते हैं, ठीक है। चल, तो आगे बात हम लोग करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं। डायग्राम की मदद से देखेंगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है। डायग्राम की मदद से अगर हम लोग चेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसको डायग्राम की मदद से ही सीख लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो उसको देखते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर। तो इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर को अगर देखना है तो इसको हम लोग जो है, तो इफेक्ट ऑफ कर्वेचर को अगर हम देखें यहाँ पे तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अर्थ का कर्वेचर आप जानते हो, तो अर्थ का कर्वेचर अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से होता है। देखो, अर्थ का कर्वेचर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। सपोज दैट आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा, इंस्ट्रूमेंट को आपने सपोज दैट लगाया, ठीक। ये इंस्ट्रूमेंट आपने यहाँ पे लगाया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कर्वेचर कम कर दो ताकि इंस्ट्रूमेंट आपका सही दिखाई पड़े, ठीक। ये यहाँ पे रखा गया, ये आपने इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, ठीक। यहाँ से आप साइट कर रहे थे, यहाँ से साइट कर रहे थे, तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है ना, सपोज दैट देखो आपने स्टॉप एक पॉइंट यहाँ पे रखा, इधर ये पॉइंट है आपका स्टेशन ए। अच्छा, अब आप यहाँ पे आए, अर्थ का कर्वेचर की वजह से जब आपने साइट किया तो आपका स्टॉप सपोज दैट आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी पे आपने लगाया, मान लिया। ये स्टॉप तो आप जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर रखोगे, इंक्लाइन तो रखोगे नहीं, तो अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, अब जब आप साइट करोगे, एक्चुअली में देखो, एक्चुअली में लाइन ऑफ साइट आपकी ये है, लेकिन अर्थ के कर्वेचर की वजह से आपको देखोगे क्या, ये पॉइंट, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। अर्थ के कर्वेचर की वजह से ऐसा फील होता है। तो ये आपकी जो वैल्यू है, ये आपने लाइन ऑफ साइट है, ये मेजर्ड वैल्यू है, लाइन ऑफ साइट। और ये जो वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। क्या हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअली में जब आप सर्वे कर रहे थे तो जब बी पॉइंट पे आपने स्टाफ रखा, तो बी पॉइंट पे जब आपने स्टाफ रखा तो आपने मेजर क्या कर लिया, ये। बट एक्चुअली में अर्थ का सरफेस कैसा था, कर्वेचर था, तो आपने जो है अर्थ का कर्वेचर जो था वो होना क्या चाहिए था, ये वाला ट्रू वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू, और दिस इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर आपने ये कर लिया क्योंकि आपका जो अर्थ का कर्वेचर की वजह से आपकी रीडिंग में डिफेक्ट आएगा। तो आप लाइन ऑफ साइट जब कर रहे थे तो स्टाफ के कर्वेचर की वजह, मतलब अर्थ के कर्वेचर की वजह से आपने मेजर कर लिया ये पॉइंट, बट एक्चुअल में वो नहीं था, एक्चुअल में पॉइंट आपका ये था, ठीक। तो इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो ट्रू वैल्यू ये है लेवल सरफेस, लेवल सरफेस। ये डॉट डॉट जो लाइन है ना,
दिस इज कॉल्ड लेवल सरफेस। ये क्या है? लेवल सरफेस है। क्या है? लेवल सरफेस। तो वही चीज़ लिख रहा हूँ बिकॉज, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अकर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लेवल लाइन एंड द लाइन ऑफ कोलिमेशन इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ रीडिंग्स एंड फ्रॉम द, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाए हो, बिकॉज लेवल लाइन इज कर्व लाइन। देखो ये जो लेवल लाइन है, लेवल सरफेस है, ये कर्व लाइन होता है। दिस इज ए कर्व लाइन एंड लाइन ऑफ कोलिमेशन इज टेंजेंशियल टू लेवल लाइन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है, लाइन ऑफ जो कोलिमेशन है वो इसके टेंजेंशियल रहती है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। अब क्लियर हो गया होगा। मेजर आप ये कर लेते हो, एक्चुअल में वैल्यू ये होती है, तो आप एरर भी निकाल सकते हो। तो एरर क्या होती है? एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अच्छा आप बताओ, मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा होगी या ट्रू वैल्यू ज़्यादा होगी? मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ये ऑलवेज एरर जो है ना, ये एरर जो है ना, बिकॉज लिख सकते हो मेजर्ड वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। किसके केस में? अर्थ के कर्वेचर में। क्लियर? तो एरर आपकी क्या होगी? ऑलवेज क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। दिस इज पॉजिटिव ऑलवेज। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्थ के कर्वेचर की वजह से जो एरर होती है, अर्थ के जो कर्वेचर की वजह से, ध्यान रखिएगा, अर्थ का जो कर्वेचर होता है उसकी वजह से जो एरर निकल के आती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, करेक्शन क्या हो जाएगा? ऑलवेज निगेटिव। तो दोनों बातों में अंतर है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक, चलो। तो करेक्शन क्या होता है? ऑलवेज निगेटिव। करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव। ऑलवेज निगेटिव। तो करेक्शन कैसा हो गया? ऑलवेज निगेटिव। तो दोनों बातों का मतलब थोड़ा सा अलग है। तो करेक्शन पूछेगा एग्जाम में, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना कि वो एरर के बारे में बात कर रहा है या करेक्शन के बारे में बात कर रहा है। जब तक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, तब लगाना। अब इसका डेरिवेशन तो आता नहीं है, बट मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। डेरिवेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, करने को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब छोटा सा डेरिवेशन है। यहाँ पे अर्थ का कर्वेचर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ये अर्थ हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो एक्चुअली में पॉइंट आपका सपोज दैट यहाँ पे है, ये रेडियस आपकी हो जाएगी, ये भी रेडियस है। ये पॉइंट जो है ना, जब आप यहाँ पे देखोगे, करेक्शन, सपोज दैट ये h हाइट मान लेते हैं, ये तो रेडियस ही रहेगी, और ये जो डिस्टेंस मान लेते हैं d। ठीक, चलो पाइथागोरस लगा दो, रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पाइथागोरस रिजल्ट अगर हम लगा दें यहाँ, तो पाइथागोरस से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे? देखो, पाइथागोरस अगर लगाएं तो एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ट्रायंगल इसको मान लेते हैं, दिस इज ट्रायंगल A, दिस इज B, दिस इज O। तो ट्रायंगल OAB में लगा रहे हैं, ट्रायंगल OAB में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको डील कर सकते हैं, दैट इज़ रिलेटेड। तो इस चीज़ को हम लोग जो है ना इस तरीके से कर सकते हैं, और पाइथागोरस से हम चीज़ों को सॉल्व भी कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है बात करेंगे, अभी इसके आगे डील करने वाले हैं बहुत सारी चीज़। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इस साइड में बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, जगह कम है, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आपको इधर साइड में समझाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग जो है यहाँ पे समझ लेते हैं जल्दी से। तो ये तो आपका हो गया कर्वेचर, इसका डेरिवेशन कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है कि हमको यहाँ पे डेराइव करना है, तो डेराइव द एक्सप्रेशन, डेराइव द एक्सप्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग हैं। डेराइव द एक्सप्रेशन, देखो ये है आपका अर्थ, ये अर्थ बना दिए। ठीक, चल अब उसका सेंटर में, ये सेंटर हो गया, ये उसकी रेडियस हो जाएगी। हम लोग यहाँ से साइड कर रहे थे। ठीक, हमारा मैं एक्चुअली में थोड़ा सा डायग्राम और बड़ा बनाता हूँ तो आपको और क्लैरिटी आएगी। भाई अर्थ तो एक्चुअल में जितनी बड़ी होती है उतना बना के देखते हैं थोड़ा सा। चलो इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलो
तो ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, दिस इज सेंटर पॉइंट। और जब आप लाइन ऑफ साइट को साइट कर रहे थे यहाँ पे, दैट इज़ ये जब आप साइट करोगे तो कुछ पॉइंट ये आपका निकल के आ जाएगा। सपोज दैट आपका ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जो है आपका बी पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया, ठीक। चलो तो आगे बात करता हूँ, दैट इज़ ये ओ हो जाएगा, ये ए है, ये बी मान लो, ठीक। चलो बी या तो आपने कहीं पे भी मान सकते हो, इसको मान लेता हूँ। वही स्टाफ है ए और बी जो डिस्कस कर रहे थे। ये एच वैल्यू है, ठीक है। चलो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगी, यहाँ तक की वैल्यू रेडियस, ये भी रेडियस हो जाएगी, ये भी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। तो रेडियस आपको पता चलेगा। चलो लगाओ ट्रायंगल में पाइथागोरस, ट्रायंगल ओ ए बी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या लाएगा, दैट इज ओ बी स्क्वायर, दैट इज ओ बी स्क्वायर, क्या निकल के आएगा, दैट इज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ठीक। चलो बताओ, यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू मान लेते हैं, ये है डी वैल्यू मान लेते हैं, इसकी वैल्यू डी। ये डिस्टेंस है किसके, स्टाफ ए, स्टेशन ए, और जो आपने स्टाफ लगाया बी पे, तो ये है आपका स्टेशन, ये इक्विपमेंट जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आपने लगाया, दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट, और यह है आपका स्टाफ जहाँ पे आपने स्टाफ लगाया। तो दोनों का जो है डिफरेंस है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बारे में डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। तो ओ बी जो है ना आपके पास में, दैट इज़ ओ बी की अगर बात करूँ तो दिस इज़ आर प्लस एच निकल के आएगा का होल स्क्वायर। ओ ए की अगर मैं बात करूँ तो ओ ए तो आर स्क्वायर है, और प्लस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए बी की बात करूँ तो डी का स्क्वायर है। एक काम करते हैं यहाँ पे इसको आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, डी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक। तो आप ये बताओ ये रिजल्ट कितना निकल के आएगा, तो दिस इज़ द एच स्क्वायर प्लस 2RH। एक काम करते हैं इक्वल टू डी स्क्वायर। मुझे पता है कि जो रेडियस होती है, जो एच की वैल्यू है ना, यहाँ पे रेडियस इज़ वेरी हाई है, हाई ग्रेटर देन एच। रेडियस भैया कितना होता है, 6370 किलोमीटर्स में होती है ना। पृथ्वी की रेडियस कितनी है, इतनी है, 6370 किलोमीटर्स है, ठीक। अच्छा अब आप ये बताओ एच जो है यहाँ पे हाइट जो ये एच निकल के आएगा वो बहुत कम निकल के आएगा। अगर बहुत कम निकल के आएगा तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, किसकी अपेक्षा, एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एच स्क्वायर इसके कंपेरिजन में ये वाले टर्म से निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को ले लो 0, क्यों, क्योंकि एच की वैल्यू कम है, एच स्क्वायर और कम आएगा, और 2RH से कम होगा बहुत ज़्यादा। अगर ये वैल्यू लाखों में होगी या मान लें मीटर में, एक मान लें कि 10,000 मीटर है तो हो सकता है 1 मीटर है, तो 10,000 मीटर में 1 मीटर जोड़ोगे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू 2RH लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे को एच चाहिए, मेरे को एच चाहिए, एच कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर अपान कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा, ठीक है। एच इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 2R, क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं अपनी जो भी वैल्यू हमको चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, डी तो पड़ा रहने दो, यही तो काम की चीज़ है। 2 इंटू दिस, आर की वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट रखते हैं 6370 किलोमीटर। किलोमीटर को एक काम करो, चाहो तो मीटर में बदल दो, ठीक है, नहीं तो ऐसा भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है, एच आपका वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू कितना निकल के आता है एग्जैक्ट मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू जो भी है। जब आप इसको सॉल्व करो, अब मेरे को यहाँ पे जो है ना पता क्या करना है उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एच की जो वैल्यू आपकी निकल के आई है, मेरे को करेक्शन चाहिए। अब करेक्शन चाहिए, ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ निकल के आता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, दैट इज़ कुछ पॉइंट में निकल के आता है, दैट इज़ 0.0785, दैट इज़ डी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपके निकल के आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका डी स्क्वायर करके आंसर आपका निकल के आ गया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो CC है और जो डी है ना, ये आपने रख दिया, आर यहाँ पे किलोमीटर में रखा, आर किस में है, किलोमीटर में, आर किस में है, किलोमीटर में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट 36 दूना, हाँ सही है, क्लियर। डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द, तो डी को मैं लिख देता हूँ, डी यहाँ पे, डी जो है ना, डी इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज द, इधर साइड में मैं लिखता हूँ, उधर आपको देखने में दिक्कत होगी तो मैं इस साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। चलो डी यहाँ पे लिख लेता हूँ, डी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, स्टाफ और स्टेशन के बीच में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट
एंड स्टाफ स्टेशन। और ध्यान रखिएगा ये जो डी है ना, दिस इज डी इन किलोमीटर, तो ये याद रखिएगा, तभी ये रिजल्ट लिखा गया है R इक्वल टू 0.0785 डी स्क्वायर। डी किलोमीटर में रहेगा, ध्यान रखिएगा, तभी जा करके आपको ये मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से सारी बातें हमने यहाँ पे आपको बता दी, तो इस तरीके से आप इसको बता भी सकते हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करेक्शन का जो फार्मूला निकल के आता है, करेक्शन कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, और निगेटिव में वैल्यू जो है इसको CC, कर्वेचर करेक्शन है, इसलिए CC इक्वल टू -0.0785 डी स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, 0.0785 याद करना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैसे याद करोगे, π/4 की वैल्यू देखो कुछ आती होगी ऐसे करके, पाई की 7.85 कुछ ऐसे ही होता है, 0.785 आता है, एक जीरो और बढ़ा देना, याद हो जाएगा। π/4 की वैल्यू याद रखना। ठीक है, चल, या π/40 याद रखना, इसका रिजल्ट देखना उसी के बराबर आएगा, तो π/40 के बराबर वो रिजल्ट आएगा। तो याद कर लो, बेटर रहेगा, याद कर भी सकते हो। तो करेक्शन क्या आएगा, एरर पॉजिटिव आएगी, तो करेक्शन कैसा आएगा, एरर क्या है आपकी, ये एरर है, दिस इज H इज कॉल्ड एरर, दिस इज कॉल्ड एरर। जो लेवल सरफेस होगा इसके कोइंसाइड करेगा, लेकिन जो लाइन ऑफ साइट है वो ये आएगी, इसलिए दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो एरर कहलाएगी। ठीक, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अगर हम देखें तो हमारा जो डिफरेंस है यहाँ पे, करेक्शन की डिफिनेशन क्या थी, करेक्शन CC, दिस इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू आपके पास कितनी है, दैट इज ट्रू वैल्यू। देखो जो आपके पास ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू आपकी ये वाली आ जाएगी, दिस इज ट्रू वैल्यू, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके पास में H आ गया, सारा डिफरेंस आ गया, R प्लस H माइनस S, तो ट्रू वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास R। ठीक, और जो सॉरी यहाँ से हम लोग मेज़र कर रहे हैं, दैट इज़ इस पॉइंट से आपने ये मेज़र किया, ठीक है, और इसी पॉइंट से आपने ये मेज़र किया, तो ये जो डिफरेंस है यही आपका कहलाएगा। तो एरर अगर पॉजिटिव आई है तो आपने करेक्शन को लिख देना है नेगेटिव। करेक्शन इस यहाँ पे आप तो ये काम कर सकते हो, इसको एरर लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एरर। एरर कैसी आई, पॉजिटिव, तो करेक्शन आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव। तो आपको देखो डराइव भी करके मैंने बता दिया, या तो आप याद कर लो या तो इसको डराइव करके भी ध्यान रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जिस तरीके से आपको सही लगे इस तरीके से आप याद कर सकते हो। क्लियर? चलो, अब क्लियर है? तो आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। एरर जो आएगी पॉजिटिव आएगी, इस तरीके से सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये बात तो हो गई, अब रिफ्रैक्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। मैं रफ कर रहा हूँ इसको, तो आपको रिजल्ट ध्यान रखना है कि कर्वेचर करेक्शन, अर्थ का जो कर्वेचर करेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है ऑलवेज, एरर पॉजिटिव होती है। तो दोनों बातों का मतलब अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अर्थ के कर्वेचर की वजह से हम लोग जो है ट्रू वैल्यू कहीं और होती है, मेजर्ड कहीं और कर लेते हैं, इस वजह से ट्रू माइनस मेजर्ड करोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। देखिए रिफ्रैक्शन इसका जस्ट उल्टा होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे डील करते हैं कुछ बातें और। रिफ्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, किसकी, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा परावर्तन अपवर्तन, ये सब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। एक होता है रिफ्लेक्शन, तो उसे बोला जाता है परावर्तन। एक होता है रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन। इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज एग्जांपल देता हूँ, आप एक घर पे एग्जांपल देख सकते हो। आप एक कॉइन लेना,
बाल्टी में डाल देना, बाल्टी में देखना कॉइन आपको थोड़ा सा बॉटम से ऊपर उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, तो इसे बोलते हैं अपवर्तन। जो चीज़ नीचे है थोड़ा सा उभरी हुई दिखाई पड़े, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक। वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। सपोज दैट कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये अर्थ है, इस तरीके से आपने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया, ठीक, और आप सर्वे कर रहे थे, ठीक, तो हो सकता है कि रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन के कई काज हो सकते हैं, देयर में भी काज ऑफ सनलाइट भी हो सकता है, प्रकाश की वजह से भी हो सकता है, आप जो ऑब्जेक्ट देखना चाह रहे तो वो उससे एक्चुअल में ऊपर आपने बता दिया। तो सपोज दैट कि आपने, ये है आपकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है, और आपने स्टाफ यहाँ पे लगाया इसके परपेंडिकुलर। हमेशा स्टाफ ध्यान रखिएगा अर्थ कर्वेचर के 90 डिग्री पे ही रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये है इसके लेवल सरफेस की लाइन, दिस इज कॉल्ड मेजर्ड वैल्यू, ये है वैल्यू मेजर, ठीक है। चल, तो इसकी ट्रू वैल्यू ये है आपकी, दिस इज ट्रू वैल्यू और दिस इज आपकी मेजर्ड वैल्यू, ठीक। तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हमको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो एक्चुअली में हम लोग जो ट्रू कहीं और था और देख कहीं हम लोग और लेते हैं, तो ऐसा रिफ्रैक्शन होता है सनलाइट की वजह से ज़्यादा होता है। मान लो तगड़ी धूप है तो उस केस में आपको ऐसा हो सकता है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, एक चीज़ ध्यान दे सकते हो, जो एरर आएगा, एरर होता क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू होता है। क्या होता है, मेजर्ड माइनस ट्रू। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू इज़ लेस देन क्या है, ट्रू वैल्यू है। इसका मतलब है जो एरर आएगी कैसी आएगी, एरर आपकी आएगी निगेटिव, ठीक। एरर अगर निगेटिव आएगी इसका मतलब करेक्शन कैसा आएगा, करेक्शन आपका निकल के आ जाएगा पॉजिटिव। करेक्शन कैसा निकल के आएगा, पॉजिटिव। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। जो वैल्यू ली जाती है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रिफ्रैक्शन करेक्शन को CR से डिनोट कर रहे हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, जो कर्वेचर करेक्शन होता है उसका 1/7 होता है। तो 1/7 ऑफ मॉड ऑफ कर्वेचर करेक्शन, कर्वेचर 1/7 ऑफ कर्वेचर करेक्शन, क्या होता है, कर्वेचर करेक्शन, ठीक है। चल, इस पे भी मॉड लगा दो। तो CR इज इक्वल टू 1/7 ऑफ मॉड ऑफ CC। चलो 1/7 ऑफ मॉड, ओके। चलो मॉड लगा दिया, CC की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना है। तो माइनस का था तो उसको प्लस 0.0785 d², यही आया था। चलो इसका 1/7 निकालोगे तो लगभग आपका जो वैल्यू निकल के आएगा दैट इज़ 0.0112 d²। तो ये रिमेंबर आपको करना है, जहाँ पे D इन किलोमीटर्स है और CR इन मीटर है, वेयर, तो दिस इज CR इज इक्वल टू नया फार्मूला दैट इज़ 0.0 पॉजिटिव 0.0 दैट इज़ 0.0112 दैट इज़ d², ये निकल के आ गया। चलो यहाँ पे D जो है किसमें है, ये यूनिट का बड़ा प्रॉपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में। D किस में है, किलोमीटर में है, और जो CR निकल के आएगा वो मीटर में निकल के आएगा। किस में निकल के आएगा, मीटर में। तो ये सारी जानकारी आपको मैंने यहाँ पे दे दी। अब ऐसा क्यों होता है उसके कारण समझ लो, तो उसके रीजंस मैं लिखा देता हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा लिखा देता हूँ। तो ये समझ में आ गया, ये तो पॉजिटिव आएगा, करेक्शन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट, सीधे ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा आपको, थ्योरेटिकल भी मिल सकता है, तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब ऐसे इसके कारण क्या होता है उसको देख लेता हूँ। क्या कारण है कि ये रिफ्रैक्शन करेक्शन आपको लगाना पड़ रहा है, सारी चीज़ों को देखते हैं। एयर का डेंसिटी हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो एक एक करके डील करते हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चल, इसका कारण यह हो सकता है डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस, पहला पॉइंट है डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, डिक्रीजेज विथ
decreases with the increase in altitude, decreases with increase in altitude। जैसे माउंटेन पे कहीं पे आपने सर्वे कर रहे हो तो वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। एयर की डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी? जहाँ पे धूल कण पार्टिकल आसपास का जो ट्रोपोस्फीयर होगा ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे एयर की डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा रहते हैं। जैसे जैसे हाइट पे बढ़ते जाओगे, माउंटेन पे चले जाओगे, वहाँ पे धूल कण नहीं होते, इसलिए वहाँ पे ठंडी भी महसूस होती है। ये कारण इसके होते हैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, उसको लिखा देता हूँ। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स, अ रे ऑफ लाइट, इस पर आपको लाइट का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, अब कहाँ से जा रहे हो? ट्रेवल्स फ्रॉम थिनर मीडियम टू, थिनर को रेयरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयरर। फ्रॉम थिनर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। थिनर मीडियम टू डेंसर मीडियम, थिनर मीडियम टू, इसको थिनर को रेयरर भी बोलते हैं। जैसे कोई हवा से पानी में जा रही कोई रे है, पानी से ग्लास में जा रही है, तो जो हवा है ना थिनर है, और ग्लास में जो रे पास हो रही है वो डेंसर है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, डेंसर मीडियम, हेंस इट बेंड टुवर्ड नॉर्मल, हेंस इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। किधर की तरफ बेंड हो जाती है? नॉर्मल की तरफ, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। चलो, इट बेंड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो नेक्स्ट है दैट इज इट बेंड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अब समझ गए होंगे क्या कहानी है। अभी जो आपको पढ़ाया गया था, देखो ये था, आप सर्वे कर रहे थे, अर्थ का कर्वेचर सिर्फ इतने लिया गया था ना, इसको हटाओ, देखो क्या हो रहा है। अर्थ का कर्वेचर ये था ना। चलो, यहाँ पे इक्विपमेंट आपने लगाया था, सर्वे किया आपने, ठीक। चलो, यहाँ से आपने सर्वे किया, स्टाफ यहाँ पे आपने लगाया, एक रीडिंग आपने ये ले ली, ये यहाँ पे एक पॉइंट। तो यहाँ पे आपने देखा था सारी वैल्यू जो मेज़र की थी, दिस इज़ मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू। तो होता क्या है, जो रे है ना, अगर आपका मीडियम है, ध्यान से सुनिएगा, ये रेयरर मीडियम, अच्छा ऐसे समझो, यहाँ पे मैं मीडियम बना देता हूँ, ऊपर हाइट जो रहेगी ना, ये आपका थिनर मीडियम है। कैसा है? थिनर मीडियम है, ऐसे समझो। और इधर का क्या रहेगा? डेंसर रहेगा, डेंसर मीडियम। तो जिधर डेंसर मीडियम रहेगा ना, हमारी जो रे है ना, उधर की तरफ ही शिफ्ट होंगी। जैसे जो हमारी लाइन ऑफ साइट होगी, वो एक्चुअली यहाँ पे जो वैल्यूज़ दे रखा है, लाइन ऑफ कोलिमेशन जिसको बोलते हो, दिस इज LC, वो इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो मेजर्ड आप यहाँ कर लोगे एक्चुअली में, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं। और ऊपर वाला देखो, इसको और तरीका समझा देता हूँ। देखो, एक और तरीका देखो, ये एयर मीडियम है, ये आपका मान लेते हैं कि वाटर है। क्या है? एयर है, वाटर है। ध्यान से सुनिएगा, ये डेंसर है, वही वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती ना। और ये क्या है? थिनर है, थिनर मान लो, इसके कई नाम होते हैं, रेयरर भी बोलते हैं, रेयरर। चलो, अगर लाइट रे यहाँ से आती है रेयरर में, इस तरीके से मान लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा एंगल पे लाते हैं इसको, ऐसे आएगी। तो ये जो है ना, ये आपका नॉर्मल कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल। और नॉर्मल में क्या होगी, अगर ये मीडियम डेंसर है, ये डेंसर है, तो इसके नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ऐसे करके थोड़ा सा एंगल कम बनाएगी, इस तरीके से। अगर ये θ1 है, अगर ये θ2 है, तो θ1 यहाँ पे ग्रेटर रहेगा θ2 से। तो जहाँ पे मीडियम डेंसर होगा उधर झुक जाएगी। ये है आपका नॉर्मल। ऐसा ही अर्थ का भी नॉर्मल है। ये क्या? अर्थ का नॉर्मल है। तो इधर की तरफ ही, अर्थ के नॉर्मल की तरफ ही रेज क्या हो जाती है? झुक जाते हैं। तो आप मेजर्ड क्या कर लेते हो? कम वैल्यू। एक्चुअली में है क्या? ट्रू वैल्यू। ये तो ये कॉन्सेप्ट है उसका, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ड्यू टू रिफ्रैक्शन पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन points seems to be higher than actually they are
जैसे थे उससे थोड़ा हाइयर आपको नज़र आएंगे वो। क्लियर है? चल, तो इस तरीके से सारी चीज़ें निकल के आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बना दो कंबाइंड करेक्शन। नेक्स्ट है कंबाइंड करेक्शन। कंबाइंड करेक्शन का पता मतलब क्या होता है? जो कंबाइंड करेक्शन का मतलब होता है कि जो भी आपने कर्वेचर करेक्शन और रिफ्रैक्शन करेक्शन लगाया तो कंबाइंड हो जाएगा। दिस इज कंबाइंड, दिस इज कर्वेचर, अर्थ का कर्वेचर प्लस रिफ्रैक्शन दोनों को जोड़ दो। ये वैल्यू क्या आई थी? माइनस का 0.0785 डी स्क्वायर आया था और ये आया था प्लस का 0.0112 डी स्क्वायर आया था। जब दोनों को जोड़ोगे ना तो ये वैल्यू जो निकल के आती है वो माइनस की 0.0, क्योंकि माइनस में वैल्यू ज़्यादा है तो 0.0637 दैट इज़ डी स्क्वायर निकल के आ जाती है। तो इस तरीके से ये आपका फार्मूला निकल के आ जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कंबाइंड करेक्शन में याद रखना होगा। डी इन किलोमीटर और सी इन मीटर। तो यहाँ पे डी किस में रहेगा? किलोमीटर में रहेगा और जो सी रहेगा वो मीटर में आएगा। तो दोनों बातें यहाँ पे आपको मैंने बता दी। ठीक, यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग हैं, जो ऑर्डिनरी लेवलिंग होगी उसमें हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इन केस ऑफ जनरल लेवलिंग करते हो कहीं पे तो आपको कंसीडर करना नहीं है। इन ऑर्डिनरी का मतलब सिंपल, जैसे कहीं पे लेवलिंग कर रहे हो, इन ऑर्डिनरी लेवलिंग द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड कर्वेचर आर निगलेक्टेड कब तक? निगलेक्टेड फॉर, अगर 250 मीटर है, ठीक है, तो 250 मीटर से ऊपर जाता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक लास्ट पॉइंट जो है उसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेता हूँ। एक और पॉइंट लिखता हूँ, पहले इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को डील करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं, दैट इज़ लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का। चलो आगे का नेक्स्ट पॉइंट जो है आज का हम लोग डील कर लेते हैं यहाँ पे। इवेंट होराइजन को बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है आपका, दैट इज डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। हेडिंग बना दो, डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। तो सपोज दैट ये है आपका अर्थ का कर्वेचर, और सपोज दैट आपने कहीं से यहाँ से देखना शुरू किया और किस पॉइंट तक आप देख सकते हो आसानी से अर्थ के कर्वेचर की वजह से। ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना, जो जहाज़ होते हैं जो चलते हैं वो सब यूज़ करते हैं अर्थ के कर्वेचर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ ये पॉइंट से अगर इस पॉइंट को आपको देखना है, दैट इज़ यहाँ पे आपने अगर लगा दिया दिस इज़ एच, ये डिस्टेंस सपोज दैट डी है। ये यूज़ किया जाता है ना कि जैसे एक्चुअली क्या है ना, अर्थ कर्वेचर है तो जो शिप चलते हैं ना उनको कैसे पता कि कहाँ पे डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे हम लोग पहुँचे हैं, कहाँ तक आपका एक पोल लगाया जाता है, उस पोल से वो लोग देख लेते हैं कि अभी कितनी दूरी पे हैं या क्या पोल, कोई जहाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें पता कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला जो निकल के आता है, तो एच इजकल टू इवेंट होराइजन का जो तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन का जो निकल के आता है वही निकल के आता है जो अभी कंबाइंड करेक्शन डिलीट किया 0.0637 डी स्क्वायर, सेम फार्मूला। तो यहाँ से बिकॉज एच बहुत दूर रहता है तो हम लोग डी लिख सकते हैं, डी इजकल टू एच अपान, ये बहुत यूज होता है 637। ठीक है, चल स्क्वायर रूट लगा दो, इसका फार्मूला बन के आ जाता है 3.855 स्क्वायर रूट ऑफ एच, ये निकल के आ जाता है।
तो आपको रिमेंबर कर लेना है ये वाला फार्मूला 3.855H इस तरीके से। एस तो आपको पता है। तो होराइजन क्या मतलब होता है, ऐसा होराइजन समझते हो क्या होता है? होराइजन का मतलब ये होता है कि जैसे लगता है कि आप कभी खुली फील्ड में खड़े हो जाओ और आप कहीं पे दूर तक देखते चले जाओ, जहाँ पे लगता है कि पृथ्वी और आकाश आपस में मिलन हो रहा है, उसी को बोलते हैं होराइजन। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है, ये अर्थ होती है और ये पॉइंट आप साइड करो तो इसे को बोलते हैं होराइजन। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, छोटा सा है, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जर्वर, क्वेश्चन 1, एन ऑब्जर्वर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी डिस्टेंस, जो भी पहले जैसे माना था वैसे ही है, डी जैसे माना था किलोमीटर में तो किलोमीटर में, वो सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। डी किलोमीटर में ही रहेगा, एच आपका मीटर में रहेगा, एच इन मीटर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी किलोमीटर्स में रहेगा और एच किस में रहेगा, मीटर में। तो सारे, चलो आगे आ जाते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन है। एन ऑब्जर्वर, देन ऑब्जर्वर, बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। एन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ सी, डेक समझते हो, खुले में जो डेक होती है, आप सिर्फ उस पर खड़ा है, डेक ऑफ सी, जस्ट सी कर सकता है क्या, जस्ट सी द लाइट हाउस। लाइट हाउस समझते हो ना, लाइट जलती रहती है जिस हाउस से, उसे बोला जाता है लाइट हाउस। वहाँ से इंडिकेटर है कि हम कितनी डिस्टेंस पे भी हम पहुँचे हैं। तो जहाज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको पता है बहुत सारे जहाज़ आते हैं, ठीक है, तो कौन सा कितनी डिस्टेंस पे है, वहाँ तो डिस्टेंस तो मेजर नहीं कर पाते हम लोग हैं। अच्छा ये बताओ, टावर की हाइट क्लियर होती है हमको कि भैया ये टावर ये जो है ना इतनी हाइट का है जिस पे लाइट जल रही है, तो ये लाइट आपकी यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, ये लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट आप यहाँ से देख सकते हो। ये आपका ऑब्जर्वर है, सपोज दैट ये ऑब्जर्वर है, दैट इज़ ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर आपका है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है इस लाइट हाउस को, ठीक, उसको ये नहीं पता, फीता लगा के मेजर तो कर नहीं सकता समुद्र के अंदर, ठीक। तो क्या करना होता है कि इस खंबे की जो ये लाइट हाउस होता है इसकी हाइट आपको पता होती है, ठीक, हाइट आपको पता है, आप बता दोगे कि कितनी दूरी पे हो, यहाँ पे कौन सी लाइट आप देख पा रहे हो, ऊपर वाली देख पा रहे हो, नीचे वाली, कई लाइट लगे होते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि सपोज रेड वाली ऊपर वाली देख पा रहे हो, ग्रीन देख पा रहे हो, कौन सी देख पा रहे हो, जो देख पा रहे हो उसकी हाइट आपको पहले से नोन होगी, वो हाइट आपको पता, तो आप बता दोगे कि जहाज आपका अभी बंदरगाह से कितनी दूरी पे है, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो वही है यहाँ पे, ऑब्जर्विंग स्टैंडिंग द डेक ऑफ सी, जस्ट सी द लाइट हाउस विच इज 40 मीटर above the sea level, above the sea level, if height of observer, full stop के बाद है, if height of observer if the height of observer I is 8 meter, is 8 meter above sea level, determine the distance of observer, determine distance of observer from the lighthouse, ठीक है। तो कुछ ये इस तरीके से है, ये पॉइंट है, ये अर्थ का कुछ कर्वेचर है, इधर थोड़ा ज़्यादा कर्वेचर है, ये आपको कंडीशन कुछ बना के दे रखा है, ठीक है। चलो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, एक बार ये मेज़र किया तो ये 40 मीटर बताया है आपको, लाइट हाउस को मेज़र किया तो 40 मीटर बताया, ठीक। ये डिस्टेंस आपको D1 दे रखा है, और आपकी जो आई है ना, वो आप जब साइड कर रहे थे तो ये 8 मीटर निकल के आया, दिस इज़ 8 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो D2 है। चल फार्मूला लगाना है, D1 + D2 बताना है, आपसे पूछा क्या, डिटरमिन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम लाइट हाउस, तो ये लाइट हाउस है, ऑब्जर्वर की हाइट क्या है, 8 मीटर है, तो यहाँ से आपको ये बताना है, इसका मतलब आपको D1 + D2 बताना है। तो अगर D1 बताना है तो इस पॉइंट से आपका D1 निकल के आ जाएगा, अगर D1 + D2 पूछा है ना, चलो, तो जो टोटल D होगा वो D1 + D2 होगा, और फार्मूला क्या लगेगा, सेम यही वाला, क्या लगेगा, 3.855, पहली हाइट H1 हो जाएगी, प्लस दूसरा फार्मूला, कितनी हाइट जोड़ना जोड़ सकते हो,
3.855 और ब्रैकेट में H2, तो इसको H1 मान लेते हैं, दिस इज़ H1, दिस इज़ H2। फार्मूला पुट करो, 3.85 कॉमन ले सकते हो चाहो तो, या ना लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 3.855 H2 की वैल्यू आपके पास 8 है। जब सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी 35.28 किलोमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, या तो सिंपल ऐसे पूछ लेगा फार्मूला भी, और कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों चीज़ें कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया गया है, अच्छे से रिवाइज़ करो, सारी चीज़ें कवर करो, ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ से सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।